Good morning, students. I hope you all are well. In the previous video or in the previous lecture, part 14, I think, we have discussed the standard form of the ellipse and central form of the ellipse. If the origin is shifted at the center, then the equation of the ellipse is reduced into the central form. यदि मूल बिंदु को दीर्घवृत्त के केंद्र पर स्थापित किया जाए तो जो इक्वेशन है दीर्घवृत्त की वो सेंट्रल फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है, केंद्रीय रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसको हमने डिस्कस किया था। पैराबोला की जो जनरल इक्वेशन थी हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस किया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x को हम जानते हैं और उसकी हेल्प से हमने इसको ट्रेस किया था। इसी तरह से एलिप्स का यदि स्टैंडर्ड फॉर्म है और यदि कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो जाती है तो हम उसके पैरामीटर्स जानते हैं। लेकिन कई बार जो है वो जनरल इक्वेशन जो है वो सेंट्रल फॉर्म में रिड्यूस होती है। लेकिन सेंट्रल फॉर्म क्या होती है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अपनी एनर्जी को बनाए रखना है, समझने की कोशिश करना है, और यदि आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो पिछले वाले जो वीडियोज है उनको आप अच्छी तरह से देखिएगा, समझिएगा, और यदि कोई डिफिकल्टीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सो लेट अस से एलिप्स हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं। मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, where capital A is 1 upon A square and capital B is 1 upon B square. So generally we consider this equation as equation of the ellipse in standard form. But you remember, if A equals to B, then this will be the equation of a circle, and again A and B must be positive here. So this is the equation of the ellipse in standard form. Next one, central form of the ellipse. दीर्घवृत्त का केंद्रीय रूप ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था पार्ट 14 के अंदर। यदि जनरल इक्वेशन जो है इलिप्स की ओरिजिन को उसके सेंटर पे यदि हम शिफ्ट कर दे, या आपको याद हो तो जो इलिप्स का जनरल फॉर्म है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि हम इस वाले इक्वेशन के पार्ट्स जानते हैं। इसके 6 पार्ट्स हैं, मैंने डिस्कस कर रखा है, आप उसको रिवाइज कीजिएगा। पैराबोला की तरह इसमें 5 तत्व होते हैं, लेकिन इसका सेंटर होता है, इसका सेंटर ओरिजिन पर है। तो ये इस वाले इक्वेशन को हमने डिस्कस किया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यदि इलिप्स का जनरल इक्वेशन हो, पूरी ताकत के साथ में हो और सारे के सारे टर्म्स हो, और उसको यदि उसका जो सेंटर है वहां पर यदि हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें तो जो इक्वेशन रिड्यूस होती है वो इस फॉर्म में होती है। इसके क्या पैरामीटर्स है वो हमें नहीं मालूम है, हमें इसके पैरामीटर्स मालूम है। इसलिए मैं यदि इसको स्टडी करता हूं, इसकी मुझे यदि ट्रेसिंग आती है तो मैं जनरल फॉर्म को ट्रेस कर पाऊंगा। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था। तो आज हम इस तरह की इक्वेशन को ट्रेस करेंगे। इलिप्स की इक्वेशन है, और एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर h जो है
ये जो h जो है, ये वाला h, यदि ये 0 हो जाए बाय द वे, तो ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब सेंट्रल फॉर्म जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी जब h की वैल्यू क्या हो जाए, 0, देन इट इज ax² प्लस by² इक्वल्स टू 1। लेट अस सी, इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। ध्यान रखना, नाम सेंट्रल फॉर्म है इसका, इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। Let us consider the example x² plus xy plus y² equals to 1. Consider x² plus xy plus y² equals to 1. Here delta if we calculate, then delta is not equals to 0. आपको मालूम है डेल्टा कैसे कैलकुलेट करना, h² is less than a, a1 b1, h जो है वो xy का हाफ कोफिशिएंट आएगा तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/4 is less than 1. So this represents the equation of the ellipse. Its center is 0,0। ये मुझे मालूम है, इसका सेंटर जो है वो 0,0 होगा। कैसे कैलकुलेट करना बताया था, पिछले वाला वीडियो देखना है, उसमें मैं बताया था इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो दो इक्वेशंस बनेंगे, उनको सॉल्व करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका सेंटर जो है वो 0, 0 आएगा। दूसरा, इसका नाम मैंने सेंट्रल फॉर्म रखा है, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन ही होगा, इस बात को आप याद रखोगे। अब मुझे केवल सेंटर मालूम है, यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती बाय द वे तो इलिप्स का फॉर्मेट ऐसा होता। यदि कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस होती है तो हो सकता है इलिप्स इस तरह से बने, इसका जो एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। हो सकता है इलिप्स इस तरह से बने इस पार्ट पर, अब भी जो है उसका जो एक्सिस जो है मेजर एक्सिस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा इसका। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो इसमें रिड्यूस हो सकती है, ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो सकती है, लेकिन ये जो इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, इसका जो शेप है, इसका जो ओरिएंटेशन है, इनमें से एक भी नहीं होगा। उसका ओरिएंटेशन किस तरह से होगा, उसका ओरिएंटेशन इस तरह से बनेगा, ऐसे। सेंटर यही है, क्या हो गया है, इसकी एक्सिस जो है वो रोटेट हो गई है, इस तरह से होगी। या ये इस तरह से बन सकता है, ऐसे बन सकता है, इस तरह से। सेंटर ओरिजिन पे ही है, यहां पर भी ध्यान रखना, सेंटर इसका ओरिजिन पे है। ये मैं इसको यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इसको मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, लेकिन एक्सिस जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसलिए मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके इसके और इसके पैरामीटर्स कैलकुलेट कर पाऊंगा। लेकिन यदि जनरल इक्वेशन है तो वो इसमें रिड्यूस होगी, और इसका जो डायग्राम है वो तो या तो इस तरह से बनेगा या फिर वो इस तरह से बन सकता है। सेंटर इसका वही रहेगा, लेकिन एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम आज इसकी स्टडी करेंगे। अब करना क्या है इसको, यदि मुझे एक्सिस के इक्वेशन मालूम हो जाए, क्योंकि मुझे सेंटर तो मालूम है, यदि एक्सिस के इक्वेशन मालूम हो जाए और इसकी लेंथ मालूम हो जाए तो मैं इसका अप्रोक्सीमेट ट्रेसिंग कर सकता हूं। उसको आज देखते हैं कैसे करते हैं। कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, उसको देखना। मैंने थोड़ी देर पहले कहा आपको, इसके इक्वेशन जो है, एक्सिस के इक्वेशन यदि मालूम हो जाए, अब देखते हैं। बाय द वे, ये मैंने इलिप्स लिया, ये इसकी एक्सिस है। एक सर्कल ड्रॉ करता हूं जो इसी के सेंटर पे होगा, यहां पर
सेंटर इसका वही है, और ये जो सर्कल जो है वो इस इलिप्स को इन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। यदि मैं इसको ज्वाइन करता हूं तो डेफिनेटली ए से पास होगा, ये इससे पास होगा, ये इसका डायमीटर बनेगा। आप देख सकते हो ये सर्कल का डायमीटर है, ये भी सर्कल का डायमीटर है। अब ये यहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यदि मैं सर्कल, ये जो रेड वाला सर्कल है, इसकी साइज को बड़ा करता हूं बाय द वे, तो स्थिति ऐसा आ सकती है। ड्राइंग का ध्यान रखना है, मैं इसको किस तरह से बना रहा हूं। सेंटर में सर्कल को वही रख रहा हूं, ये इसका सेंटर। अब देखो ध्यान से, ये ऐसे बना, मैं एक लाइन ही लेता हूं, दूसरी लाइन को मैं ये डॉटेड बना देता हूं। यहां देखो ये गैप, जो ये एंगल है वो बहुत बड़ा है, ऐसे। यहां पर ये एंगल कम हुआ, तो जब ये एंगल 0 हो जाएगा, ये वाला एंगल 0 होगा, तब आपको ध्यान है ये पॉइंट जो है वो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इधर किस तरफ हो रहा है, इस ब्लैक बाउंड्री की तरफ। तो जब ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये जो पार्ट है इसका, ये जो एंगल है वो 0 बन जाएगा, और स्थिति इस तरह से बन जाएगी। सर्कल की जो स्थिति है वो इस तरह से बन जाएगी। ये देखिए यहां पर, ये ध्यान रखना है। ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड, और ये थर्ड। यहां जो ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है, आप देख सकते हो, ये वाला एंगल, यहां वाला एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल को यदि मैं कम करता जाऊं, धीरे धीरे यदि मैं इस एंगल को कम करूंगा, तो मेरे पास में फाइनल सिचुएशन ये आएगी। तो जब एंगल 0 हो जाएगा, ये दोनों जो डायमीटर जो है, इसके जो व्यास है, वो ये पॉइंट और ये पॉइंट जब आपस में मिल जाएंगे, तो सर्कल इस तरह से बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो इलिप्स का दीर्घ अक्ष है, जिसको मैंने बोला मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, वो मेजर एक्सिस जो है वो इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल आएगा। इसका मतलब इसका सेमी एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इस सर्कल के रेडियस के इक्वल होगा। जब इस कॉन्सेप्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो ये रेडियस है, जो इस दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष का आधा पार्ट है, सेमी मेजर एक्सिस आर जो है, वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक कंडीशंस बनती है। जैसे डेल्टा का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, वैसे एक इक्वेशन बनती है आर के अंदर, उससे मैं आर की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। जब आर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, तो मेरे पास में इसकी लेंथ आ जाएगी। इसी को मैं मॉडिफाई करता हूं, तो मेरे पास में एक्सिस की इक्वेशन भी आ जाएगी। यदि बाय द वे सिचुएशन को मैं उलट देता हूं, इस तरह से यदि मैं बनाता हूं, इसको मैंने अभी बाहर की तरफ बनाया था, अब यदि मैं इसको अंदर की तरफ लेता हूं, बाय द वे ये इलिप्स सर्कल बाहर की तरफ था, अब मैं इसको अंदर की तरफ लेता हूं, तो ये सिचुएशन बनती है। आप देखिए ये ऐसे भी हो सकता है, मीन्स ये वाला जो पार्ट है वे इसका माइनर एक्सिस बनेगा। तो यहां पर जो आर की वैल्यू आएगी वो दो वैल्यूज आएगी, एक मेजर एक्सिस का पार्ट देगा और दूसरा माइनर एक्सिस का पार्ट देगा। अब इसको डिस्कस करते हैं। सेंटर मुझे मालूम है, द लेंथ of the axis of the ellipse be given by the following
इक्वेशन। कौन से इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूं, तो याद रखना है r⁴ ab माइनस h स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये किससे डेवलप हुआ? जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जब मैं थीटा की वैल्यू यदि 0 करता हूं, तो जब थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तब जो कंडीशंस बनती है वो ये कंडीशंस बनती है। और ये ध्यान रखना कि ये r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, यहाँ r स्क्वायर है, यहाँ r⁴ है, तो मैं इसको r स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये r स्क्वायर में द्विघात समीकरण है, r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए यहाँ पर r स्क्वायर की दो वैल्यूज होगी, एक सेमी मेजर एक्सिस के लिए और दूसरा सेमी माइनर एक्सिस के लिए। अब इस एग्जांपल को देखते हैं। Now we place the values. This implies r⁴ a1 b1, so it is 1 minus h का वैल्यू 1/2 था, so it is 1/4 minus r square 1 plus 1 plus 1 equals to 0. This is r⁴ 3/4 minus 2r square plus 1 equals to 0. ध्यान रखना है ये इक्वेशन r स्क्वायर के दो वैल्यूज देगा, यानी इसके दो रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि दोनों पॉजिटिव है तो इलिप्स होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हाइपरबोला बनेगा, और यदि दोनों नेगेटिव है तो आपको सोचना है कि क्या बनेगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं इसको। दिस इज 3r⁴ minus 8r square plus 4 equals to 0. फैक्टर्स हो रहे हैं इसका, 4 to the 12 and 6 to the 12, तो 3r⁴ minus 6r square minus 2r square plus 4 equals to 0. This is 3r square, then it is r square minus 2 times r square minus 2 equals to 0. This is r square minus 2, 3r square minus 2 equals to 0, implies r square equals to 2 and 2/3. So let r1 square equals to 2 and r2 square is 2/3. दो वैल्यूज बनी हैं, एक 2 आ रहा है और एक 2/3 आ रहा है। ध्यान रखना 2 इज ग्रेटर देन 2/3। तो ये जो इलिप्स में स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, आपको याद हो कि ये इक्वेशन हमने लिखी थी, तो ये जो है डिनोमिनेटर वो आपका r1 स्क्वायर की तरह काम करेगा और ये वाला पार्ट जो है r2 स्क्वायर की तरह काम करेगा। ये ध्यान रखना, दोनों पॉजिटिव है। यहां पर मैंने आपको बताया था कि a इज ग्रेटर देन b, मेजर एक्सिस का पार्ट देखा है। दूसरा, यदि इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करनी है, जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी यदि आपको कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास में फॉर्मूला था b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। तो यहां के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, r2 स्क्वायर इक्वल्स टू r1 स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, तो ये अपने दिमाग में फिट करके रखना है। यदि सेंट्रल फॉर्म है तो उसमें लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, ये दोनों मैंने आपको बताया था, यदि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो इलिप्स बनेगा, यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो हाइपरबोला बनेगा। हमने पहले ही प्रूव कर लिया था कि जो इक्वेशन थी वो इलिप्स की इक्वेशन है, और यहाँ पर ये दोबारा वेरीफाई होगा कि इसकी दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो इलिप्स की इक्वेशन है। अब आप देख सकते हो, therefore length of major axis
क्या होती है, जैसे यहाँ 2a होता है तो ये 2r1 हो जाएगा। So 2r1 means √2. Length of semi minor axis, semi axis of minor, that is 2b means 2r2, so it is 2r2 means √2/3 approximate. पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट था इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना कि किसकी इक्वेशन है। उसके बाद दूसरा पार्ट जो हमने कैलकुलेट किया है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सेम ही नहीं है, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, जानना लघु अक्ष। ये जो है दीर्घ अक्ष। अब इसका थर्ड पार्ट, पूरे क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना, दूसरा पार्ट इलिप्स है तो उनकी एक्सिस की लेंथ कैलकुलेट करना, और तीसरा पार्ट जो है वो है एक्सिस की इक्वेशन कैलकुलेट करना। कैसे? ये भी कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। This is given by a minus 1 upon r1 square into x plus hy equals to 0। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार r1 स्क्वायर लिखना है और एक बार r2 स्क्वायर लिखना है। a का वैल्यू 1 था, 1 माइनस r1 स्क्वायर का वैल्यू 2, x प्लस h था 1/2, याद रखोगे, इक्वल्स टू 0, ये हाफ हो जाएगा, इट इज x प्लस y इक्वल्स टू 0। इसी तरह से इधर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस क्या बताया मैंने, a माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर x प्लस hy इक्वल्स टू 0। दिस इज a मीन्स 1 माइनस r2 स्क्वायर का वैल्यू था 2/3, 3/2 हो जाएगा। दिस इज 3/2x प्लस 1/2 y इक्वल्स टू 0। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे so it is minus half, so this is x minus y equals to 0। ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, 0,0 इससे सेंटर से पास हो रही है, ये भी सेंटर से पास हो रही है। एक और बात, ये दोनों लाइन से परपेंडिकुलर है। ये y इक्वल्स टू x जिसका स्लोप 1 है, ये y इक्वल्स टू माइनस x जिसका स्लोप -1 है। बस इतना बहुत है, और इनकी हेल्प से हम इलिप्स को ट्रेस करते हैं। मैं यहां से इसको हटा देता हूं। मेन जो आपको चाहिए अब देखते हैं इसको किस तरह से ट्रेस करते हैं। सेंटर मुझे मालूम है, मेजर एक्सिस जो है एक लाइन हमारे पास में ये है जिसकी इक्वेशन थी x माइनस y इक्वल्स टू 0, और ये है माइनर एक्सिस। ये लाइन थी x प्लस y इक्वल्स टू 0, इसको मैंने इसी से बना लेता हूं। ये 45 डिग्री, ये 135, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर लाइंस हैं। इसकी इक्वेशन है x प्लस y इक्वल्स टू 0, और ये आपका दीर्घ अक्ष है।
ये ध्यान रखो, सेंटर मुझे यहां से जानना है। अब क्या करोगे, अब दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है आपको याद हो, उसका लंबाई था 2√2। तो थोड़ी देर के लिए मैं इतना सब लेंथ जो है वो √2 ले लेता हूं। सपोज ये √2 ले लिया मैंने, तो 2√2 मेरे पास में यहां आ जाएगा। ध्यान रखना है क्योंकि 2√2 फुल लेंथ है, इसलिए हाफ जो होगा वो √2 होगा। तो √2 इस साइड और √2 इस साइड, तो पूरे को ही √2 ले लेता हूं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेट ध्यान रखना है। इट इज दिस, ये भी √2 और ये भी √2। दूसरा जो सेमी माइनर एक्सिस था या सेमी एक्सिस था वो था 2√2/3। डेफिनेटली ये इससे कम आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको इतना ले लेता हूं, ये ऐसे। अब आप इस इलिप्स को ट्रेस कर सकते हो ऐसे, इसको यहां से मिला दो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके साथ। अब आप देख सकते हो कि ये इतना बहुत है, ये एक्स एक्सिस है, इक्वेशन थी x² प्लस xy प्लस y² = 1। अब y को यदि मैं 0 लिखता हूं, y0, ये टर्म 0 होगी, ये टर्म 0 होगी, तो x = +-1 आ रहा है। मीन्स ये जो है वो मेरा पॉइंट 1,0 हुआ, ये पॉइंट जो है वो मेरा -1,0 हो जाएगा। इसी तरह से जब आप x को 0 लिखते हो तो सेम सिचुएशन बनती है, मेरे पास में एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इस तरह से इलिप्स को कहां से पास हो रहा है, कहां से पास नहीं हो रहा है, इस तरह से आप इसको ट्रेस कर सकते हो। मैं दोबारा समझा रहा हूं आपका, ये सेंट्रल फॉर्म है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है, लेकिन इसकी जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, न एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो टिल्टेड है, उनका रोटेशन हो गया है। तो जो पूरी ताकत के साथ में जो इक्वेशन है इलिप्स की, मैंने बताया था कि जब ओरिजिन को उसके सेंटर पे शिफ्ट कर देते हैं तो जो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो इस सेंट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और सेंट्रल फॉर्म को किस तरह से ट्रेस करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो कल हम क्या करेंगे कि जो जनरल फॉर्म है सबसे पहले उसको मैं सेंट्रल फॉर्म में करूंगा और सेंट्रल फॉर्म का ट्रेस करूंगा, और इस ट्रेस के हेल्प से, क्योंकि वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आएगी, तो ये मेरा कैपिटल एक्स हो जाएगा, ये मेरा कैपिटल वाई हो जाएगा, और उसकी हेल्प से हम उस इक्वेशन को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, पिछले वाले वीडियोस भी आपको देखने हैं, यदि आप नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। बार बार आपको रिवाइज करना है, हार नहीं माननी है, मेहनत करते रहना है। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, लैंग्वेज में दिक्कत हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मुझे ध्यान हो कि कहाँ मुझे और ज़्यादा जोर देना है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।